जो पता चलना चाहिए कोई सैनिक आया हुआ है। नेता के लिए बहुत आप जय जयकार करते हो, कभी सैनिकों के लिए नहीं, इस राष्ट्र की जयकार है। भारत माता की वंदे। तीन रंग का नहीं है वस्त्र, तीन रंग का नहीं है वस्त्र, ध्वज देश की शान है, हर भारतीयों का स्वाभिमान है। यही है यमुना, यही है गंगा, यही हिंद की शान है। और तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है। गीत आंसू पहुंचकर सीजन के गा रहा हूं, गीत आंसू पहुंचकर सीजन के गा रहा हूं। मां भारती के दर्द को आप तक पहुंचा रहा हूं। सुर मेरी साधना का सार रहना चाहिए, भले ही हम मिट जाएं मगर मेरा ये देश रहना चाहिए, मगर मेरा ये देश रहना चाहिए। साथियों, मैं इस मातृभूमि को नमन करते हुए आपके गुरुकुल की भूमि को भी, छत्तीसगढ़ की भूमि को भी नमन करता हूं। और मंच पर उपस्थित सबका नाम तो मैं जानता नहीं हूं, जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, हमारे कार सेवक हैं, जोशी जी हैं, हमारे सैनिक हैं, और धवन सर है जिन्होंने योग्य समझा हमको यहाँ पर बुलाया, और जितने भी हमारे माताएं, बहनें, बच्चे, सबको हम हार्दिक भाइयों से अभिनंदन करते हैं। और उन शूरवीरों को भी नमन करते हैं जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान दिया है। आज मेरे लिए दो खुशी की बातें ये हैं कि एक तो आज मैं हनुमान जी का भक्त हूं तो मंगलवार है, और दूसरा आज सबसे जो आदर्श है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी जयंती है। तो हम सभी मिलकर के उनको नमन करते हैं। मेरा जीवन के अंदर जो आज कुछ हूं, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बदौलत ही हूं। मैं अपनी कहानी बताता हूं कि मेरे खानदान में कोई भी सैनिक नहीं था। जब मैं 4th क्लास में था तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो को देख करके मैंने मन में प्रतिज्ञा ली थी कि मैं भी फौजी बनूंगा और ये वर्दी पहनूंगा। और उसके जो सेंटेंस थे लिखे हुए कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज भी हर भारतवासियों के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाले वो शब्द हैं, अगर उनको आप दिल से ग्रहण करो तो चौथी में जो सपना लिया था मैंने 4th क्लास से, संयुक्त परिवार रहते थे, मैंने अपने दादाजी को बताया कि मैंने फौजी बनना है। तो मेरे दादाजी ने बोला ठीक है भाई, बच्चा है, हाँ बनना, फौजी बनना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जैसे जैसे बड़े हुए, मेरे से छोटा भाई था, 6 भाई बहनों में सबसे बड़ा मैं था, हमारे कोई भी खानदान में सैनिक नहीं था। बस मन में मेरे विचार आए, कैसे आए वो मुझे नहीं पता। तो जैसे जैसे बड़े हुए तो हमारे जो छोटा भाई था वो थोड़ा हेल्थी था, तो हमारे घर वालों ने ना उसके लिए एक ड्रेस सिला दी, फौजी ड्रेस। तो भाई बनना तो मेरे को था, बोले ठीक है अगले साल तेरे को भी बना देंगे, बोला। क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि मैं फौज में जाऊं कोई भी। मगर देश आजाद कैसे हुआ था, कैसे अंग्रेज आते थे, कैसे हम लोग फाइटर प्लेन उड़ते थे, ऐसी कहानी बताते थे, किस्से बताते थे। तो मैं मेरे दादाजी के साथ में जब भी खेती में जाता या कहीं भी काम करता तो वो किस्से जरूर सुनता, मतलब। तो उन्हीं किस्सों को सुन करके मैं बड़ा हुआ। और जब मैं 11वीं क्लास में हुआ था तो मैंने 15 पैसे का एक फार्म आता है, देश का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए भारतीय सेना में भर्ती हुई है। तो वो चुपचाप से 15 पैसे का फार्म लिया और भारतीय सेना के लिए भर दिया। भरने के बाद में सब कुछ सिलेक्शन हो गया, वारंट मिल चुका कि जाइए। इतना पढ़े लिखे थे नहीं, इतने जागरूक नहीं थे आज की तरह, युवाओं की तरह। बस खाली ये पता था कि जाना है। तो जाना कहाँ है? महाराष्ट्र। जब किसी को बताया गाँव वालों को महाराष्ट्र, तो इतना ताकत लेके बोलते थे कि महाराष्ट्र, तो एकदम डर लगता था कि भाई विदेश में जा रहे हो कहीं, क्योंकि हम तो, हमारे लिए तो विदेशी था, कहीं शहर तक नहीं गई थी उस टाइम। इतनी बड़ी यात्रा करके अकेले जाना ट्रेन में, वो भी ना कोई चिट्ठी, ना कोई संदेश, ना कोई टेलीफोन। तो मगर ये पूरी तैयारी धरी की धरी रहेगी। मेरे पिताजी ने मना कर दिया कि नहीं, आप फौज में नहीं जाओगे। तो हमने बोला भाई बंदूक चलाने का मन में है। तो बोले कोई बात नहीं, गाँव में बहुत बंदूकें हैं, हम किसी की बंदूक ला देंगे, 2 गोली चला लेना बोले। तो मेरे तो मतलब एक सब कुछ जो अपना कैरियर था पूरा, जो बचपन का था, वो रह गया। तो मेरे दादाजी को ऐसे ही, फिर मेरे दादाजी का इकलौते थे मेरे पिताजी। तो मेरे दादा बोले तो टेंशन मत ले, मैं सब कुछ सेटल करता हूँ। तो फिर मेरे पिताजी का भी गलती नहीं थी, क्योंकि मैं बिल्कुल गोरा चिट्टा था, छोटी छोटी मूछें थी। और जब हम भर्ती हुए थे ना, तो उस टाइम डेड बॉडी नहीं आती थी, सिर्फ खाली एक टेलीग्राम आता था। तो मेरा पिताजी बोलता था कि भैया फौज का काम है सिर्फ देश के लिए शहीद होना, और आपके तो हम तो अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकेंगे। मगर मैंने बोला जो भी है, मरना जीना तो ऊपर वाले के हाथ में है। वैसे रोड एक्सीडेंट में भी बंदे चले जाते हैं। तो मेरा मन में यही है कि बस फौज में जाना है। तो किसी तरह खींचातानी चली आपस में,
मेरी बुआ वगैरह को बुलाया गया, घर में आर पार की लड़ाई शुरू हो गई थी दोनों साइडों में, मगर फिर भी मेरे दादाजी ने, जो मेरे दादाजी हमारे पिता में भीषण थे, उनकी जीत हुई और उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दे करके महाराष्ट्र में भेज दिया। और महाराष्ट्र के अंदर मैंने भारतीय सेना के अंदर जो थल सेना तोपची के रूप में वहाँ पर ट्रेनिंग किया और वहीं से मेरे फिर जीवन की शुरुआत होगी। आज ही के दिन, मंगलवार के दिन ही मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई थी। तो बस वहाँ से एक मैं जो हम बच्चे करते थे, मैं से हम हो गए थे, क्योंकि सेना में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हम अनुकरण करें ना तो हमें कोई भी चीज है ना सुख से वंचित नहीं कर सकती है। भिन्न भिन्न जाति, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद से आकर के भारतीय सेना बनती है, मैं से हम हो जाते हैं। हमारे यहाँ कभी कुछ पता नहीं तुम कौन है, तुम कौन सी जाति है, कौन सा तुम क्षेत्र है, कोई मतलब नहीं है। कोई आदिवासी नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, कुछ भी नहीं है, वैश्य शूद्र कुछ नहीं है, सिर्फ हम भारतवासी हैं। और हम लोग तो यहाँ पर तो अभी तो काफ़ी जागरूकता हो गई है। उस टाइम तो हमको ये भी नहीं पता था कि हिंदू मुसलमान भी क्या होते हैं, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी थे वो मुस्लिम थे, तो वो खेतों में जो हम लोग औजार चलाते थे, कसी बिलचा ये वो, उनको वो धार तेज करते थे। जब हम फौज में गए तब नाम से पता चला कि भाई ये हिंदुओं के नाम है या मुस्लिमों के नाम है। तो जब मैं गाँव गया तो मेरे दादा को बोला ये जो अंकल है ये मुस्लिम है क्या? तो मेरे दादा ने पहला वर्डिंग क्या था कि सेना में तुम्हारे को इसलिए भेजा था कि तुम ये पता करके आओ कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है। तो आज संयुक्त परिवार होना बहुत जरूरी है, बुजुर्गों का साथ में होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, क्योंकि हम लोग अपने आप को ना ये व्हाट्सएप को अपना गुरु मानते हैं, माँ बाप दादा दादी मानते हैं। तो हम लोगों ने जो एक जीवन जिया है, आज भी भले मेरे दादाजी इस संसार में नहीं है, मगर मेरे हृदय में आज हमेशा रहेंगे वो, क्योंकि उन्हीं के अनुकरण से आज मैं आपके सामने खड़ा हुआ। मेरे जीवन की वहाँ शुरुआत हो चुकी थी। पहली पोस्टिंग फिरोजपुर में हुई, हुसैनी वाला बॉर्डर के ऊपर। वहाँ से बीच में हम लोग एक्सरसाइज में जाते थे, राजस्थान, जबलपुर, दिल्ली, यहाँ जाने का मौका मिला। और पहला जो मेरा पराक्रम था वो था ऑपरेशन पराक्रम जम्मू एंड कश्मीर में। जब 90 का दौर था तो उस टाइम आतंकवाद बहुत चरम सीमा पर था, तो हमारी बटालियन को मौका मिला श्रीनगर में जाने के लिए। बारामूला उड़ी सेक्टर है, उसके अंदर बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर हमारी बटालियन को मौका मिला। हम बड़े उत्साह थे कि भाई कश्मीर में जा रहे हैं। कश्मीर की कली में हमने कश्मीर को देखा था, बड़ा बर्फ देखेंगे, ये करेंगे, और एक आनंद के साथ गए। मगर हमारे जो उस्ताद थे उन्होंने बोला हमारा काम यहाँ पर घूमने फिरने नहीं आए हैं, हम लोग उन दहशतगर्दों का सर्वनाश करने के लिए आए हैं जो हमारे सर्व जैसे कश्मीर को सर्वनाश कर रहे हैं। जाई गई, पहली बार हमने बर्फ देखी और हमारी बटालियन को बांट दिया गया। पहली बार हमको वहाँ पर AK-47 56 देखने का मौका मिला, क्योंकि संजय दत्त का नाम आया था कभी कि भाई उनके पास में टाटा में वो मिली है, मगर देखा नहीं था हमने। हमारे हाथ में थी, दिन भर रखते थे साथ में, फायरिंग किया। 2 महीने तक जो पुरानी बटालियन थी उन्होंने हमको ट्रेनिंग दी और वो चले गए। दिन भर हमारी तोहफे थी जो जमा हो चुकी थी। दिन में हमारा काम था रोड ओपनिंग पोस्ट में जो रहते थे हम लोग, जो फौजी आप देखते हो जब आप घूमने फिरने जाते हो साइडों में फौजी खड़े रहते हैं। और रात को हम लोग घूमते रहते थे, ये आतंकवादी ढूंढते रहते थे, कहीं पर फायरिंग कर गया, कभी ये हो गया। ये हमारी ड्यूटी थी। वहीं पर एक हिंदुओं गांव था बेवा, उसके अंदर पुलिस स्टेशन भी थी। हमको दिन में रात में दोनों जगह जाना पड़ता था। वहां पर सरदार और एक हिंदुओं गांव था जो हमारे अंडर में था, तो उसके ऊपर ज्यादा अटैक होने के चांसेस रहते थे। यही सिलसिला चल ही रहा था। मुझे कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स करने का मौका मिला। मैंने वहाँ कश्मीर की भाषा सीखी। 2 महीने मैंने भाषा सीखी, 2 महीने दूसरों को सिखाया। और मेरी दाढ़ी दूढ़ी बढ़ चुकी थी। जब मैं रेजिमेंट में आया तो रेजिमेंट के हमारा एक खुफिया विभाग था, जिसमें मैं और मेरे सीनियर अशोक पाटिल सर ने कश्मीरी वेशभूषा में रह करके भी, जिसको हम इंटेलिजेंट बोलते हैं, 8 महीने तक उसी वेशभूषा में हमने कार्यरत किया, एक खुफिया की तरह। और डल झील में जाना, शंकराचार्य मंदिर, गाँव में घूमना, इधर उधर उनके शादी ब्याह में, मतलब उन्हीं की तरह मिल करके रहना। हमारे साथ जो सिलेंडर किए हुए जो कश्मीरी अपना जो आतंकवादी थे वो रहते थे साथ में। हम उतना ही बोलते थे जितना हमको परफेक्ट लगता था, बाकी सुनते हम ज्यादा थे। उससे हम लोगों को ये फायदा हुआ कि 8 आतंकवादियों को हमने मौत की घाट उतारने में अहम रोल अदा किया। कहानी वहाँ की बहुत लंबी है, मगर मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। काफी प्रेशर आता था हमारे ऊपर, हमारे एरिया के अंदर, क्योंकि वहाँ हर फौज को एरिया बांटा गया था। हमारे एरिया के अंदर आतंकवादी फायर करके भाग जाते थे, तो CO साहब को ऊपर से प्रेशर आता था ब्रिगेड से, तो बोले क्या हो रहा भाई। हम भी बड़ी ताकत लगाते थे, मगर जैसे ही हम लोग आतंकवादी पता चलता, गांव में जाने से पहले आतंकवादी भाग जाते थे। ऐसा कई बार हुआ। तो कमांडिंग ऑफिसर भी गुस्से थे कि क्या हो रहा है। हम बोले सर इन्फॉर्मेशन तो पक्की है, मगर क्या किया जाए। बोला ऐसे क्यों हो रहा है, हमारे जाने से पहले भाग जाते हैं। तो एक बार आप लोगों ने फिल्मी दुनिया में देखा, हमने ग्राउंड में वैसे ही काम किया। हमको इन्फॉर्मेशन मिली, आप नाराज नहीं होना, जिसका घर था वो मास्टर जी था, उसका बेटा पुलिस में था।
इन्फॉर्मेशन मिली भाई इधर गाँव के अंदर आतंकवादी हैं, और हमने शिव साहब को बताया और शिव साहब ने बोला ठीक है चलो। तो इस बार हम लोगों ने बताया साहब प्लानिंग चेंज करेंगे, कैसे करेंगे। वहाँ की जो सिविल बसें थी, स्टेट बस, उनको रोका हम लोगों ने, ड्राइवर उनको भी बिठाई रखा, जितनी भी सवारी थी उनको उतार दिया और दाएं बाएं दूसरी गाड़ियों में भेज दिया, और सब आदमी ने बुलेट प्रूफ लगाए और 3-4 गाड़ियों के अंदर हम लोग लेट गए पूरे। ड्राइवर उनका ही है, उसको बोले चल भाई। तो उस गांव को हमने पूरा घेर लिया, क्योंकि गांव वालों को हम फौजी गाड़ी लेके जाते थे तो वो भाग जाते थे, पता चल जाता दूर से कि फौजी गाड़ी आ रही है। मगर इस बार कोई भी मौका नहीं था और हमने गांव को कॉर्डन कर लिया। गांव तकरीबन 12:30-1 बजे के आसपास की बात थी। कॉर्डन करने के बाद में पूरा गांव, वहाँ एक घर इधर है, एक घर उधर है। हम लोग सुबह सवेरे अर्ली मॉर्निंग काम करते थे, कभी 4 बजे, कभी 3 बजे, कभी 5:30 बजे, और सबको चेक कर करके मस्जिद में भेजते रहते थे। तो हम लोगों ने सबको चेक किया, दिन में ये काम शुरू कर दिया। तो दिन में काम करते करते फिर खाली खोखा मैगजीन, कुछ भी नहीं मिला। लास्ट एक मास्टर जी का घर रह गया, तो मास्टर जी जोर जोर से कश्मीरी में चिल्ला रहा था कि सर यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हम 3 आदमी हमारे अंदर थे, एक जवान, एक देशी, एक ऑफिसर। तो उन्होंने बोला सर कोई बात नहीं है तो दिखा दो भाई। तो दिखाया उसने नीचे, तो कुछ भी नहीं मिला। तो वहाँ से वायरलेस सेट को बता दिया कि सर कुछ भी नहीं है। तो सीओ साहब फिर हमारे ऊपर गुस्सा कि यार इतनी मेहनत किया, सब कुछ प्लानिंग चेंज किया। उन्होंने बोला सर इन्फॉर्मेशन तो पक्की है, अभी क्या हो सकता है, मतलब पक्की इन्फॉर्मेशन थी कि हाँ मास्टर जी घर पर आतंकवादी है, मास्टर जी नाराज नहीं होना। क्योंकि तो उसके बाद में हम चलने लगे तो ऊपर वहां पर ऐसे जैसे गलीचे बिछार के वैसे लकड़ी के मकान रहते हैं। तो जैसे ही ऊपर गए टीम हमारी, तो जैसे ही दरवाजा खोला वहां पर कुछ भी नहीं था, खाली गद्दे पड़े हुए। और वहीं से फिर वायरलेस सेट पर बंदे ने बोल दिया कि सर नहीं है कुछ भी। तो क्या कर सकते हैं भाई। मैं बोला सर इन्फॉर्मेशन तो पक्की थी। फिर चलने लगे तो वो हमारे एक सुरेंद्र जवान था, उसने बोला सर गद्दे के नीचे देख लेते हैं। बोला यार छोड़ो, गद्दे के नीचे कुछ भी नहीं है। और ये बोल करके और दरवाजे की तरफ बढ़े, और इससे रहा नहीं गया, छोटा हाइट था, इसने गुट गुट करके भागा और गद्दे के ऊपर जैसे हाथ रखा, आतंकवादी के छत के ऊपर हाथ रखा गया और आतंकवादी ने अंदर से ही फायरिंग खोल दिया और सीधी फायरिंग ऑफिसर को लगी। मतलब तो वहाँ डिक्लेयर हो गया कि भाई आतंकवादी है। दूसरी मंजिल से छलांग लगाई, हेलीकॉप्टर मंगाया और ऑफिसर को भेज दिया, और बस सामने सामने की लड़ाई शुरू होगी। तकरीबन 4 बजे के आसपास, क्योंकि वो हाइट पे थे, हम लोग नीचे थे, तो मोर्चा सबने संभाल लिया। मगर जैसे हम गर्दन उठाए, कभी हैंड ग्रेनेड भगाते, कभी कुछ भगाते, क्योंकि वो मजबूती में थे। तो हम लोगों ने अंधेरा होने का भी इंतजार किया कि भाई अंधेरा हो जाने दो। चुटमुट दाएं बाएं से कभी वो फायर कर रहा था, कभी हम कर रहे थे, उसको उलझा के रखा उन लोगों को। हमें नहीं पता था अंदर कितने आतंकवादी हैं, तो उलझा के रखा। जैसे ही अंधेरा हो गया 6-6:30 बजे, फिर आप लोगों ने बॉर्डर फिल्म में देखा हुआ, और रॉकेट तो उसको मंगाया गया और 4-5 लाइट मशीन गनों से, और बाजू में हमारे एक GR थी जो राष्ट्रीय राइफल बोलते हैं, उनको बुलाया गया। और पूरी रात हम दोनों ने मिलकर के, हमारी यूनिट ने, उन लोगों ने मिलकर के पूरी रात लगभग 3:30-4 बजे तक ऑपरेशन को सक्सेस बना दिया, जिसमें 3 आतंकवादियों को हमने मौत की घाट उतारा और हमारे एक जवान अवतार सिंह सर शहीद हो गए। ये सिलसिला जारी था कि हमको पता चला भाई कारगिल के अंदर भी चुटमुट तो हो गई है। हमें नहीं पता था कि वहाँ पर भाई लश्कर तैयबा है, पाकिस्तान की सेना है, हिजबुल मुजाहिदीन ने पूरा बंकर बना के अपने मजबूती से बैठे हुए हैं। हम लोगों ने खबर मिली कि ठीक है भाई वहाँ पर भी, वहाँ जो फौज है निपटा देगी। मगर जब आप लोगों ने कालिया साहब की डेड बॉडी का नाम सुना होगा, कालिया साहब का कैप्टन कालिया थे, तो उनकी पूरी पटोलियन को टुकड़े टुकड़े करके बिल्कुल काट दिया गया था और उनके पार्थिव शरीर को उठाने नहीं दे रहे थे। उस टाइम तक भारतीय तोपखाने की स्पॉटिंग नहीं थी। 1-2 बार और हमारी पेट्रोलिंग गई, उनमें से भी कोई नहीं आया। फिर जो नीचे से सेना आने वाली थी, मेरठ, दिल्ली, आगरा, अम्बाड़ा, ये जो लेट हो रहे थे, तो फिर हम लोगों को वहाँ पर जो भी ब्रिगेड था, हमारा 8 माउंटेन आर्टिलरी ब्रिगेड, 8 माउंटेन डिव, उसको मूव टू कारगिल का मौका मिला। ये हमारे लिए खुशकिस्मती थी कि भाई हमारे रेजिमेंट को भी वो मौका मिला। हम लोगों ने 24 घंटों के अंदर ही अपनी तोपों को पेट्रोलिंग पर लगा दिया था, लगभग 8000 की हाइट के ऊपर। आप मानोगे नहीं, वहाँ पर आज भी 2nd वर्ल्ड का हाईएस्ट कोल्ड एरिया है। इतनी ठंडी थी, हमारे अंदर नॉर्मल ड्रेस थी। 2 लाख सैनिक भारतीय सेना ने युद्ध के लिए भेजे थे, मगर 25,000 सैनिक फ्रंट के अंदर थे, जिनमें से हमारी बटालियन भी थी, हम भी थे। तो 25,000 सैनिक कारगिल का पूरा कवर किए हुए थे, बटालिक से लेकर के टाइगर हिल पेट्रोलिंग तक के लिए। तो सभी भारतीय तोपखाने का इंतजार कर रहे थे। बहुत बड़ा भारतीय तोपखाना है, रॉकेट्स है, बिफोर्स है, 130 है, और हमारी रेजिमेंट लाइट रेजिमेंट थी, बिल्कुल दुश्मन के बाजू में रहते थे। 90 डिग्री फायर करते हैं हम लोग। अगर 90 डिग्री पहाड़ी के नीचे भी दुश्मन बैठा हो तो उसको भी हम लोग मार सकते हैं। तो ये हमारी बटालियन का काम था। बाकी बिफोर्स है, रॉकेट है, वो सीधे फायर करती थी। तो सबको मौका मिला फायरिंग करने के लिए। पेट्रोलिंग के ऊपर बड़ी बड़ी तोपों ने फायर किया। अभी हमारे रेजिमेंट का नाम ही लाइट रेजिमेंट, तो लास्ट में नंबर आता था हमारा, तो क्योंकि छोटा समझते थे।
मगर हार करके जहाँ पर टारगेट पर गोला चाहिए था वहाँ पर गोला नहीं मिल रहा था। तो फिर 7-8 दिन बाद बोले भाई लाइट रेजिमेंट से फायरिंग करवा लो। तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर इंचार्ज थे, तो उन्होंने बोला भाई देख लो, अभी अपनी रेजिमेंट को मौका मिला है, ये युद्ध भूमि है, हार या पार की लड़ाई है। तो हम भी बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे भाई, हम भी युद्ध लड़ने आए, इधर बैठे हुए 6-7 दिन से। तो 8000 की हाइट पे थी, तो हम लोगों की 12-12 तोहफे, पापा बैटरी इधर, क्यूबी बैटरी इधर, तो 12 के 12 तोहफों ने 1 राउंड गन फायर बोला और फायर खोल दिया दुश्मन के ऊपर। जैसे ही फायर खोला, 42 तोप के ऊपर मैं था, पहला ही गोला तलोलिंग के ऊपर जहाँ चाहिए था वही हिट हो गया। तो ये मेरे लिए और मेरी बटालियन के लिए बहुत लकी बात थी कि भाई जिस चीज़ का हम इंतजार कर रहे थे, जो बैरिंग एलिवेशन हमको चाहिए था वो मिल चुका था। मतलब यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को जरूर बताना चाहूँगा कि कोई सोचे कि मैं ही बेस्ट फायरर था, ऐसा नहीं था। मतलब जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, वो मेरा लक था कि भाई मेरे तोप से गोला निकला और वो हिट हो गया। क्योंकि मैंने बचपन से ही हिंदुस्तान की सेना में एक उमंग थी करने के लिए, वो भगवान मेरी पूरी कर रहा था। और तलोलिंग के ऊपर ही मैंने बोला था हमारे सूबेदार भवर सिंह साहब जो वहाँ पर शहीद थे कि साहब हमें अम्निशन मिले ना मिले, राशन मिले ना मिले, अम्निशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। तो साहब बोलते थे क्या करोगे यार इतने अम्निशन का। अब मानोगे नहीं, जितनी भी भारतीय सेना थी हमारे पास एक 20 इंच का भी अंदर जो मैगजीन आती है, हम लोग सोचते थे इसके अंदर, बंदे बोलते थे एक मैगजीन की जगह बिस्कुट डालो या कुछ और डालो। तो हमारा सब सैनिकों को यही मकसद रहता था कि बिस्कुट के बिना भी जिंदा रह सकते हैं, मगर मैगजीन के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे लिए गोला बारूद बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम। तो हम मानोगे नहीं, यंग जनरेशन थी, हम लोग अंडर 25 थे। आज हम भी खुद सोच रहे हैं कि हमने वो कैसा युद्ध लड़ा। एक तो मौसम की मार है, ऊपर से एकदम से सडनली पहुंच गए थे। आज तो गाड़ियां पहुंच रही है, इतना ठंडी का साधन, राशन पानी सब कुछ फैसिलिटी मिल रही है। हमारे टाइम में नॉर्मल ड्रेस थी। आज भी मेरे पास वो कारगिल में जो युद्ध लड़े था मैंने, आज भी मेरे पास वो ड्रेस रखी हुई। तो नॉर्मल ड्रेस के अंदर ही हमारे दिमाग में बस एक ही था, हमारे राष्ट्र की आन बान शान तिरंगा ये लहराता होना चाहिए। मतलब हम सैनिक हैं, या तिरंगा लहरा के आते हैं या उसके अंदर लिपट के आते हैं, मगर पीछे नहीं मुड़ते हैं। बस यही एक उमंग थी और इसी जोश के साथ हम लोगों ने तलोलिंग के ऊपर 51004875 विक्रम बत्रा पोस्ट के नाम से जो आप जानते हैं, इनके ऊपर हम लोगों ने फायदा हासिल किया। रात भर हम वहाँ पर लड़ाई लड़ते थे। कभी 10 बजे फायरिंग शुरू होती थी, कभी 12 बजे, कभी 3 बजे, कभी 2 बजे, कभी अर्ली मॉर्निंग 5 बजे। दिन के अंदर हम लोग वहाँ पर कोई बंकर नहीं बने हुए थे, जो भी छोटी सी पहाड़ी कोई भी दिखी उसके नीचे बैठे रहते थे। बैठने का मतलब ये नहीं था कि भाई पूरे दिन हम बैठे रहें, हथियारों का मेंटेनेंस भी करना है, रात के लिए तैयारी भी करनी है, नीचे से अम्युनिशन भी चढ़ाना है। मतलब इतना मुश्किल था कि क्या बताएं। मतलब एक कदम चढ़ते थे 4 कदम पीछे आते थे, क्योंकि एक तो दुश्मन से बचना है, कितनी भारी भरकम तोहफे हैं, उनको 3 पार्टों में खोल करके चढ़ाना, फिर अम्युनिशन को चढ़ाना और उसमें भी दुश्मन से बचते हुए। और हमारे लिए अनजान एरिया था। बहुत हमारे जवानों को ट्रेजरी भी हुई। हम जोश के अंदर स्टार्टिंग में सीधा पहाड़ियों पर चढ़ गए और दुश्मन ने एक पत्थर भी लुढ़काया तो सीधे नाले में चले गए। मतलब बहुत जवानों की शहादत मौसम के कारण और इस कारण भी हुई। कारगिल युद्ध 2 महीने तक लड़ा था। जो हम लोगों ने ड्रेस पहन रखी थी, आप मानोगे नहीं, जवानों को जूते तक पड़ चुके थे। हम लोगों ने रस्सी बांध करके वो लड़ाई लड़ी थी। इसका मतलब ये नहीं कि भाई गवर्नमेंट हमारे को प्रोटेक्शन नहीं दे रही थी। मतलब हमको वहां तक पहुंचने का मतलब नहीं था, हमको सिर्फ राशन और ये कपड़ों का मतलब नहीं था, हमको तो अम्युनिशन ज़्यादा चाहिए था। हमारी तोप काम करती रही। रात भर जब हम फायरिंग करते थे, हमारी तोप इतनी लाल हो जाती थी, जवानों कंधे तक जल जाते थे, मगर कोई संकोच नहीं था हम लोगों को। और हमारे बहुत से साथी, जैसे हम लोग आज दाएं बाएं बैठे हुए हैं, जैसे आप पिक्चरों में भी देखते हो, कभी इसका नंबर आ गया, कभी उसका आ गया। हमारे साथी बहुत साथ छोड़ के जा रहे थे। मतलब हर रोज लड़ाई होती थी। आगे ज़्यादा बढ़ते हैं तो आगे दुश्मन है, पीछे बढ़ते हैं तो फायरिंग आती थी, क्योंकि उनकी भी आर्टिलरी बहुत मजबूत थी। तो काफ़ी साथी हमारे साथ छोड़ गए थे। हम 2-2 का बड्डी पेड़ बनाए थे कि भाई 2-2 आदमी साथ में रहेंगे। तो मेरा दोस्त था मुकेश कुमार, मुकेरिया, पंजाब का रहने वाला। तो दोनों ने कसमें खाई कि नई शताब्दी चल रही है, नई शताब्दी दोनों आदमी देखेंगे, या दोनों में से कौन देखेगा। अब दोनों में से कोई भी चला गया तो एक दूसरे को परिवार से मिलेंगे। हम दोनों ये वादा करते थे और बस दिन में भी कभी एक दूसरे जिक्र करते थे कि वो बात याद है क्या। तो हमारे उस्ताद बोलते थे ऐसी बातें मत किया करो, मगर बात क्या करना था, क्योंकि मृत्यु सत्य थी और देश के लिए जो मृत्यु आए वो हम लोग खुशनसीब समझते थे। तो हमारा भी नंबर कभी भी आ सकता था। 2 महीने तक हम लोगों ने लड़ा। 8 जगह हम लोगों ने गन पोजीशन को चेंज किया था। 8 जगह आप लोगों को ऐसा नहीं कि भाई इधर से उधर भाग के चले गए। कभी 10,000 हाइट है, कभी 12,000, कभी 15,000। उन तोपों को आप सोचिए कि सवेरे चढ़ते थे, कभी कभी शाम लग जाती थी हमारे को, और क्या पता सडनली वहीं पर दुश्मन की फायरिंग आ जाए। तो जान बचा करके कोई बंकर नहीं होते थे, कहीं पर भी हम लोग पत्थर के सहारे। वो 2 महीने तक हमने ऐसे जीवन जिया। मगर हमारे अंदर मन में एक शंका कभी नहीं आती थी कि हम कुछ भी हो जाएगा। हमारे मन में यही था कि जितना हो सकता है मैटर क्लोज करो इनका।
तो लड़ाई मैं हर रोज की कहानी सुनाता हूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी, टाइम बहुत कम है, मगर मैं आपको एक लास्ट की बात बताता हूँ। तो लास्ट में जब हम टाइगर की लड़ाई करने के लिए जा रहे थे तो मन में एक उमंग आया दोस्त का सबके अंदर कि भाई सब कुछ निमेट दिया हम लोगों ने, बस हाथी चला गया और पूछ पूछ बाकी है, उसको भी खींच देंगे। दोस्त के साथ होश में होना जरूरी होता है, मगर हम पूरे जोश में थे और दिन में ही हम लोगों ने चढ़ाई शुरू कर दी। अपने तोपों को खोला और सुबह सवेरे 8:30 के आसपास चढ़ाई शुरू कर दी। 12-12:30 बजे तक हम लोगों ने, एक नाला था उसके अंदर हम चलते रहे, साइड में पहाड़ और आगे जाके झरना बह रहा था, वहां के बंद हो गए लगभग 16,000 हाइट के ऊपर। वहां हमने नाले के अंदर ही तोपों को लगा दिया थोड़े डिस्टेंस के अंदर, वही सेम पापा बैठ रही थी, तुम्हें बैठ रही थी, आगे झरना बह रहा था, हमने छोड़ दिए, सब कुछ रेडी था। 1 बजे के आसपास हम लोग वैसे तो रात के लिए लड़ाई थी, मगर हमें नहीं पता था दुश्मन के बिल्कुल नीचे आके बैठ चुके हैं। ऑक्सीजन में इतनी कमी थी, दूसरों को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम कर रही थी, और फिर भी उमंग था और जोश ये थी कि भाई इसको फटाफट निमेट देते हैं और जीत हासिल हो जाएगी। रात भर हम मैक्सिमम लड़ाई लड़े थे, लेकिन आज जोश जोश के अंदर सोचा कि रात को परेशानी नहीं होगी, एक राउंड फायर कर देते हैं। तो बस नीचे से घुमाया, 1 राउंड गन फायर, और हमेशा की तरह 12 की 12 तोपों ने एक राउंड फायर खोल दिया। एक राउंड हमारे फायर उनके ऊपर पहुंचा ही था, वहां से सेकंड राउंड हमारे ऊपर आने लगे। मतलब हमारा इतना बुरा हाल हो गया था, पहले भी बहुत होता था, लेकिन अभी हम लोग एक नाले के अंदर फंस चुके थे, ना इधर भाग सकते ना उधर भाग सकते। और जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो हमारे टैटू कंपनी जो खच्चर थे, अम्नीशन राशन अम्नीशन ऐसे पतीले, ये हवा मुड़ रहे, धड़ाम धड़ाम, बुरा हाल। ऐसे जा रहा था कि भाई जिसको दिल करता छुप जाओ। वहां को बंकर तो बने हुए नहीं थे, हर बार कहीं कहीं छुप जाते थे। इस वक्त भी मैसेज आया कि छुप जाओ, हर बार की तरह इस बार भी मैं और मेरा दोस्त मुकेश कुमार मैदान में डटे हुए थे। ये बातें मैं आपको अभी धीरे धीरे बता रहा हूँ, उस टाइम तो फटाफट बातें हो रही थी, क्योंकि अम्यूनिशन गिर रहा है, दुश्मन की सेलिंग आ रही है, तो हम दोनों डटे हुए थे। तो मैंने बोला चले चलते हैं, तो मेरे दोस्त ने बोला नहीं चलेंगे। तो मैं दोनों आदमी बोला लड़ेंगे। चंद सेकंड फिर मैंने बोला तो दोनों आदमी जिसको ज़्यादा तनख्वाह मिलती है वो चले गए, हम दोनों आदमी क्या करेंगे। बोला आपको डर लग रहा था आप जाओ। तो दोस्ती तकड़ी थी दोनों की, हर बार रुकते थे, इस बार भी मैंने बोला देखी जाएगी, लास्ट है। मैं भी चुपचाप से बैठ गया। चंद सेकंड बाद उसने मुझे बोला कि सीनियर वो थे, हालांकि हमारी AK-47 हमारी तोप के ऊपर ही रखी हुई थी, तो उन्होंने बोला चलो चलते हैं, मैं AK-47 लेके आता हूँ। मैं इधर भागा हूँ, वो उधर भागा है, बीच में हमारे पत्थर था और बम गिर रहे हैं। हमने भी वहाँ पर मुंडी डाल दिया, जहाँ पर हमारे धर्मगुरु पंडित जी कुमोती सिंह साहब बोले थे भाई जय सिया राम रचो, अभी माता रानी को याद करो। हमने बोला गुरु जी जो भी होना है तो देखी जाएगी, ऊपर वाला बचाएगा। आप मानोगे नहीं, 10 मिनट बाद फायरिंग बंद हो गई। उस छोटे से गड्ढे के अंदर जब हम उठे ना, तो 90 आदमी थे, ना किसी का दम घुटने से मृत्यु हुई, ऑक्सीजन की भी कमी थी, मगर किसी का भी कोई शहादत नहीं हुई। आज भी हम अचंभित हैं कि उस छोटे से गड्ढे में 90 आदमी कैसे आए। तो भाई उसके बाद में हर बार की तरह भाई जान माल का क्या नुकसान हुआ है, नीचे से मैसेज आया भाई, और मेरे को बोले दूसरा कहाँ है। मैंने बोला सर वो उधर गया है। बोले चलो तुम्हारे को बाद में बताते हैं, तुम हर बार ऐसे करते रहते हो, चलो चलते हैं। तो पापा बैटरी उधर, क्यूबी बैटरी इधर, भाई क्या क्या नुकसान हुआ। तो हम चलने लग गए, चलते चलते ऐसे मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ था। तो हम तो जूनियर थे, 5-5 साल नौकरी थी, हमारे सीनियर थे युवराज राणा थे, सुभाष सर थे। हमने उन लोगों से पूछा जिनकी 20-20 साल नौकरी थी, सर ये क्या है। उन्होंने बोला यार इतने पक्षी ऊपर उड़ रहे हैं, कोई पक्षी आ गया होगा। फिर हम थोड़ा आगे चले, फिर एक मोटा मांस का टुकड़ा मिला। हमने बोला सर, तो बोला यार कोई गीद वगैरह आ गया होगा। फिर हम जैसे आगे बढ़े और उसने बोला मुकेश, और राणा सर बेचुद होकर के वहीं पर बैठ गए। मेरे दोस्त की गर्दन यहाँ से उड़ चुकी थी, मतलब ब्लड बह रहा है, धड़कन चल रही है, नब्ज चल रही है, मगर गर्दन नहीं है। ये देख करके दूसरा साथी था वो भी एकदम से बैठ गया। मेरा तो जिगरी दोस्त था, जो नॉर्मल कोट मैंने पहना हुआ था, उस कोट को निकाला और उसको लगाया गर्दन को, और इन्हीं हाथों में उन्होंने तरफ तरफ के आखिरी सांस ली थी। उस टाइम बड़ी पीड़ा हुई थी कि काश इसकी जगह मैं क्यों नहीं गया। मैंने अपने भाई से बढ़ के दोस्त को खो दिया था। वादे के मुताबिक हमने शिव साहब को बताया, बाकी बंदों ने कि सर दोनों की दोस्ती थी और दोनों ने वादा किया था कि एक दूसरे को परिवार को मिल के आएंगे। तो हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर थे उन्होंने मना कर दिया कि बेटे आप नहीं जा सकते हो। तो बड़े मायूस हुआ कि भाई अंतिम विधि में भी मैं नहीं जा सकता हूँ।
तो शिव साहब ने बोला बेटा ऐसे है कि कितनी भी शहादत हो जाए, हम लोगों को फौज में सिखाया जाता है कि आखिरी गोली आखिरी दुश्मन। उसी तरह अगर एक तोप चला गया, एक तोप ऑफ रोड होगी, दूसरा तुम चले जाओगे तोप चलाने वाले, तो दो दो तोपों को ऑफ रोड लड़ाई के अंदर हम नहीं दिखा सकते हैं। बोले आपकी भावनाओं की मैं कदर करता हूँ, लेकिन आप बाद में जा सकते हो। मगर फिर मेरे जो सीनियर थे उन्होंने बोला सर कुछ तो हो जाए। तो मेरे को फिर जहाँ पर बाकी जवानों की डेड बॉडी या पार्थिव शरीर रखे जाते थे वहाँ तक परमिशन मिला। तो मैं लगभग 4:30 बजे के आसपास टाइगर हिल से अपने दोस्त के पार्थिव शरीर को लेकर निकला था, और गुमरी मतियान जहाँ पर बाकी भी डेड बॉडियाँ रखी थी जवानों की, वहाँ पर हमने भी अपने दोस्त के पार्थिव शरीर को रखा। जो निशान हम लोगों ने चेक करने होते हैं वो निशान चेक किए, अगरबत्ती लगाई और अंतिम प्रणाम किया, पांव लगा करके कसम खाई कि दोस्त तेरी शहादत का बदला हम जरूर लेंगे। और वहीं से ये संकल्प लेकर के मैं और जो हमारे ड्राइवर सर थे, गाड़ी को हम लोग लेकर वापस टाइगर हिल पर चले गए। उस दिन बहुत सन्नाटा था, डेथ हमारी काफ़ी डेथ हो चुकी थी पहले भी, मगर इतना नहीं था क्योंकि ये लास्ट टाइम चल रहा था। लास्ट टाइम में हमारे लिए इतनी बड़ी ट्रेजेडी देके चले गए। पूरे मायूस थे, मगर सेना में ऐसे नहीं होता है। हम लोगों ने पूरे जोश के साथ में पूरा होश भी रखा और फुल तैयारी किया उस दिन, और अगले दिन 3 दिन तक भारी फायर सपोर्ट दे करके टाइगर हिल के ऊपर तिरंगा लहरा करके अपने दोस्त की शहादत का बदला लिया। आज हम लोग सब लोगों ने हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर राममय हो गया था दुनिया, मगर सैनिक में कभी नहीं होते हम लोग। हम जब सैनिक वहाँ सरहदों के ऊपर रहते हैं क्या क्या झेल के आते हैं ये आप लोगों को नहीं पता रहता है। यहाँ जो मेरे भाई सैनिक बैठे हुए हैं, मेरा तो दिखता है, बाकी इनका दिखता नहीं, मगर सब आदमी वही कष्ट झेल के आते हैं। आज 25वें साल हो जाएंगे हमारे कारगिल युद्ध की, 25वीं वर्षगांठ आ जाएगी। 527 जवान हमारे चले गए, आज हमको नाम भी याद नहीं उनके। 25 साल बाद उनका परिवार क्या काम कर रहा है। ये बड़े दुख की बात है कि हम लोग बस 15 अगस्त 26 जनवरी 1-2 दिन देखते हैं सैनिकों को, उसके बाद हम मुंह मोड़ लेते हैं। इस युद्ध भूमि में हम लोगों ने 10,000 घोड़े दुश्मन के ऊपर दागे थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और 12 गैलेंट्री अवार्ड मिले, कारगिल करने का सौभाग्य मिला हमारे को। और आज मेरी बटालियन 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल का नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। मुझे बहुत प्राउड है कि मैं ऐसी बटालियन का हिस्सा हूँ। मगर आवाम से कभी कभी ये शिकवा भी रहता है, क्योंकि जो सैनिक वहाँ पर हम लोग इतना चार्टर प्लेन का चार्ज रहता है, हमारे पास बड़ी बड़ी तोपें चलाते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें चलाते हैं, जब वही सैनिक रिटायरमेंट होकर आ जाते हैं तो एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी देते हैं। मतलब आज भी हम इतने अंधभक्ति हो चुके हैं, जैसे किसान दिन रात गेहूं की रक्षा करता है, गेहूं का पालन पोषण करता है, और वही गेहूं की वैल्यू नहीं मिलती है, मगर उसी पिज्जा की वैल्यू मिलती है। उसी तरह आज हम सैनिक निरंतर कितना उधर प्रयास करते हैं, मगर जो समान सैनिक को चाहिए था यहाँ पर आने के बाद में, उससे वो निरादर रहता है। तो ये समान कोई पैसे से या धमकी से नहीं मिलना चाहिए, आपके अंदर एक स्वयं के अंदर देशभक्ति पैदा होनी चाहिए। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये जोशी जी का आज मैंने पेट्रोल पंप देखा तो बड़ा मैं धन्य हो गया। मेरे जीवन में पहली बार मैंने ऐसा कर सकते हैं, ऐसे देखिए आप इस उम्र में भी ये लोग कुछ कर रहे हैं। मतलब ऐसे ही हम चाहते हैं कि भाई अगर आप वर्दी नहीं पहन सकते, अभी जैसे मैंने एक सर से बात किया कि भाई कितने फौजी इस गाँव में हैं, तो पता नहीं सर 1-2 ही होगा या तो नहीं है। मतलब तो मेरे को आप देख लो साथियों, जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन मैं चाहता हूँ अगली बार आऊँ तो 2-4 फौजी इस गांव को जरूर मिलने चाहिए, ताकि मेरा यहाँ पर आना जो है सार्थक हो जाए। मतलब क्योंकि जीवन के अंदर है ना कि भरा नहीं जो बाहों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये मेरा दूसरा पराक्रम था, ऑपरेशन विजय कारगिल। उसके बाद में पार्लियामेंट में अटैक हो गया, जो मेरा तीसरा था ऑपरेशन पराक्रम। उसके बाद पहली बार हिंदुस्तान की सेना इतनी बॉर्डर पर लगी थी, क्योंकि बार बार पाकिस्तान कभी ये फायरिंग कर दिया, कभी वो फायरिंग कर दिया, भाई अभी आर्या पार की लड़ाई लड़ेंगे। हमारा लिए एक अलग एक्सपीरियंस था कि चलो भाई हम लोगों ने कारगिल युद्ध लड़ा है और ये युद्ध भी हम जीत जाएंगे। और राजस्थान के अंदर हम लोगों ने अपनी तोपों को लगा दिया, वहाँ पर भी हम लोगों ने पूरी तैयारी किया। मगर आज इधर शिफ्टिंग कर रहे हैं, कब उधर शिफ्टिंग कर रहे हैं। 1 साल बीत गया, रूस और अमेरिका के कारण आप लोगों को पता युद्ध नहीं हुआ और मूव के ऑर्डर आ गए। जब हम भी मूव के ऑर्डर आने के बाद में अपने सब गाड़ियों को लोडिंग किया और मेन लोकेशन जो सिकंदराबाद में हमारा था वहाँ पर आ गए, अनलोडिंग कर रहे थे। 3 आदमी थे, मैं, मेरा हवलदार और एक हमारे लक्ष्मण सिंह। 3 आदमी में से हवलदार जी ने मैंने ऐसे अमेरिकन का बक्सा जैसे उतार रहे थे, बक्सा छूटा और ब्लास्ट हो गया। मेरे हाथ उड़ चुका था, अंगूठा था ऐसे करके, और मैं उस हाथ को लेके बैठ गया।
सेना में हमको सिखाया जाता कि भाई लेट जाओ, हिल जाओ, मगर क्या कर सकते हैं। हवलदार जी को पाँव में लगी और टांग में लगी, और वो दरवाजे के बाहर उस साइड में था स्टोर की, और मैं अंदर था। 2 बार मुझे उठने की कोशिश किया, संडे का दिन था, उस टाइम नहीं उठा गया। मेरा पूरा लीवर लावर में से ब्लड निकल रहा था, यहाँ से ब्लड था, मुँह से वहाँ से जल चुकी थी, ब्लड साफ करके ऐसे पकड़ा, और 2 बार मैंने कोशिश किया, नहीं उठा गया। तीसरा आदमी लेटा हुआ था, फिर वो खिड़की तोड़ के भागा, और उसको कुछ भी होश नहीं था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हवलदार जी को हॉस्पिटल में पहुँचा दिया। मेरे बारे में किसी को पता नहीं था कि अंदर है। बाद में किसी ने बताया कि भाई दीपचंद भी अंदर है। तो फिर मेरे को बचाने के लिए बंदे आने लगे, मगर किसी ने बोला एक बम और फट जाएगा, फिर वापस भाग गए बंदे। उस टाइम मेरे भी जद्दोजहद चल रही थी कि क्या हुआ कुछ भी पता नहीं चल रहा था। बस 2 चीज़ों का मुझे ध्यान आया, एक तो बजरंगबली का और एक अपनी वाइफ का। एक ध्यान ये आया कि भाई आज के दिन तो मृत्यु नहीं आ सकती हनुमान जी, और दूसरा अपनी वाइफ के लिए कि तुम इतनी जल्दी विधवा नहीं हो सकती हो। फिर किसी तरह मेरे साथी आए और उन लोगों ने, धुएं के पीछे मैं पड़ा हुआ था, मेरी पूरा पेट फटा हुआ है, आंतड़ी उतड़ी बाहर थी, टांगे पूरे जर्जर हो चुकी थी, और मेरे साथियों ने मुझे उठाया। उठाने के बाद में उस टाइम मुझे पूरा होश था। मैं बोला यार रो मत, मेरे साथी बहुत जोर जोर से रो रहे थे। उनको लग रहा था कि मुश्किल ही बचेगा, क्योंकि जिसकी आंतड़ी उतड़ी बाहर है वो मेरे को बोले सर आप शांत रहिए, आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। मैं उनको बोला था आप रो मत। बस ये जद्दोजहद बातें करते करते हम हॉस्पिटल में पहुंच गए। डॉक्टर ने नाम नंबर पूछा और उसके बाद मैं बेहोश हो गया। तब तक मेरे सीओ जो कारगिल के अंदर जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे, उनको पता चला, वो सीधे गाड़ी लेकर के चप्पल में ही पहुंचे, और उन्होंने डॉक्टर से बोला सर क्या है। बोले सर एक का तो ऑपरेशन चालू है और दीपचंद ही द डेथ। तो सीओ एकदम मायूस हो गया। उन्होंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया सर प्लीज इस जवान के बारे में आप जरूर देखो, एक बार दोबारा चेक करिए। तो दोबारा डॉक्टर ने सीओ साहब के बोलने से चेक किया, तो उस डॉक्टर ने बोला सर 5% चांसेस अगर इसके टांगे काट दी जाए तो सीओ साहब ने बोला नो प्रॉब्लम सर, आप 95% भगवान भरोसे छोड़ दो, 5% के ऊपर मैं जुआ खेलता हूँ, और साइन कर दिए। और डॉक्टर को बोला कि आप अपना काम करिए, हम अपना काम करते हैं। यहाँ डॉक्टर ने और वहाँ मेरे लिए मेरे रेजिमेंट में मंदिर खोल दिया। रात को फिर पूजा पाठ शुरू हो गई, दुआएं शुरू हो गई मेरे लिए, और पूरी रात ऑपरेशन चला। मुझे 17 बोतल खून की चढ़ा, और हाथ जान बचाने के लिए डॉक्टरों ने दोनों टांगे भी काट दी, और बताया कि 72 आवर्स का टाइम है, 72 घंटे के अंदर इसको होश आ गया तब आगे कार्रवाई बताएंगे, वरना मुश्किल है बचना। मगर जाको राखे साइया मार सके ना कोई, मेरी 12 घंटे बाद ही आँख खुल गई। तो जब मेरे दोस्त मुझे बताते हैं, भाई मेरे धाने संतोष धाने उमेश महाराष्ट्र के मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया सर जब आपकी आंखें खुली, हमने नर्स को बताया, नर्स ने डॉक्टर को फोन किया, और डॉक्टर ने हमारे कमांडिंग ऑफिसर को फोन किया कि सर जवान को होश आ गया। तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने बोला अभी नहीं मरेगा। तो डॉक्टर बोला सर मैं डॉक्टर हूँ या आप हो। तो कमांडिंग ऑफिसर ने बोला सर मैंने उस लड़के को देखा हुआ है, आप देख लेना, पिकअप कर जाएगा। और उसकी सीओ साहब की जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर की बात बोली हुई, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ साथियों कि जो बचपन से दिमाग हो जाता है वो जीवन, और एक सब कुछ आप खा पी करके दौड़ भाग करके फिर दिमाग हो जाते हो, बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरी 6.5 फुट के आसपास हाइट थी, और एकदम से मैं 3.5 फुट का हो गया था। तो मेरे लिए बड़ी जद्दोजहद थी। अब मानोगे नहीं, मेरे साथ मेरी वाइफ आई हुई है, उसकी उम्र उस टाइम मात्र 22 साल थी। 1.5 साल का मुझे बच्चा था। जब मेरे घर वालों को बताया, मेरे सास ससुर वाइफ मदर सब आदमी मेरे को मिलने आए, तब तक मेरे को अच्छी तरह होश आ चुका था, मैं बोलता था मतलब। तो मेरे को जब पता चला मेरी वाइफ और मेरे घर वाले आ रहे हैं, तो मैंने मेरे साथियों को बोलता था कि भाई उनको नहीं पता चलना चाहिए कि मेरी दोनों टांगे भी नहीं है। तो मैं मेरी तकिया लगा देता था, दोनों टांगों के आगे चादर डाल देते थे, और घर वालों को और वाइफ को वहां पर बिठा देते थे। तो उनको लगता था कि मेरा एक हाथ नहीं है। माँ बाप सास ससुर तो चले गए, मगर वाइफ वहीं पर थी। तो उनको काफी दिनों तक ये पता नहीं चलने दिया था कि मेरी टांगे भी नहीं है। उसका एक रीजन भी था, क्योंकि मेरी इतनी हाइट थी, और इन्होंने मेरे साथ क्या सोच समझ के शादी किया होगा। मात्र 22 साल की लड़की, 1.5 महीने का बच्चा एक गोद में, 1.5 साल का बच्चा एक गोद में है, 3 महीने से दूसरे बच्चे के लिए फैमिली वे में है। तो उसके दिमाग में क्या गुजर रही होगी कि भाई मैंने एक ऐसे हट्टे कट्टे लड़के से शादी किया था, मेरा जीवन तो बेकार हो गया। तो मैं सोचता था उनके ऊपर कोई आंच ना आए। मगर जब मेरी पूरी पट्टी पुट्टी खुल गई थी, एक दिन इनको वंटर में बिठा के लेके आए हमारे साथ, और इन्होंने देखा भाई ये बंदा कौन है जिसके बेचारे के टांगे भी नहीं है, हाथ भी नहीं है। मेरी फिजियोथेरेपी कर रहे थे डॉक्टर, तो इनको नहीं पता था कि मैं ही हूँ। मतलब मैं 78 kg से 38 kg का इतना पतला सा लड़का रह गया था। बस खाली बैठे बैठा दिखता था कि हाँ भाई ये बंदा मैं हूँ, बाकी कुछ भी नहीं था। तो इनको पता चला मैं हूँ, तो काफ़ी दुख हुआ। सीओ साहब जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर, उनकी मैडम ने इनको समझाया, मेरे को समझाया कि बेटे अपनी वाइफ के बारे में सोचो, जीवन में आगे बढ़ो। इनको भी बताया भाई तुम भी मोरल डाउन नहीं करना। यही जद्दोजहद में मेरी वाइफ को भी
6 महीने बाद उसी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया और मेरे को दूसरा बेटा पैदा हुआ। मैं भी हॉस्पिटल में, वाइफ भी हॉस्पिटल में, दोनों बच्चे भी हॉस्पिटल में, यानी पूरा खानदान ही हॉस्पिटल में था हमारा। फिर अब जैसे बंदों ने, जैसे साहब है उनके जैसे बंदों ने बताया कि बेटा टेंशन मत लो, 2 बेटे हो गए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मगर आज की औलाद आपको पता है ना, कोई भी कौन था जिन्होंने पालकी में घुमाया था, नाम है याद किसी का, जिन्होंने अपने अंधे माँ बाप को? श्रवण कुमार, सही बोले आप लोगों ने। तो कोई भी औलाद आज की श्रवण कुमार नहीं निकलेगी। मेरे उमंग में चल रहा था कि यार किसके बाप के बच्चे उठाएंगे, जब तक खुद आदमी नहीं उठे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। मगर मेरे जद्दोजहद बहुत आती थी। मैं क्रॉस कंट्री करता था, 52 किलोमीटर तक चलता था राजस्थान के अंदर, डिजायर के अंदर। मेरे को वो याद आती थी, कोई मेरे से पूछता था कि क्या हुआ तो मेरे आंख पास आ जाते थे। फिर एक दिन सोचे मन में सोचा कि धिक्कार है ऐसे जीवन के ऊपर, इससे तो मर जाना ठीक था। कि मेरे लिए आप गलत सोचो या अच्छा सोचो, क्योंकि आपने, वो बोलते हैं कि एक बार आप मूंग के लड्डू खा लो तो पछताओगे, ना खाओ तो पछताओगे। मैंने एक अपना ऐसा जीवन जिया था और अपने आप को मैं भी सोचता था कि मैं ही सब कुछ हूँ। यंग अवस्था थी, 27 ईयर्स, और अपने आप को मैं कुछ समझता नहीं था, मैं ही सोचता था मैं ही सब कुछ हूँ। और फिर युद्ध भूमि की बात आती थी कि यार युद्ध भूमि में मैंने इतना अच्छा काम किया और यहाँ पर आकर के ऐसे कंडीशन हो गई। तो बड़ी मेरी जीवन जिद्दोजहद में था। कई बार मन में ये विचार आता था कि क्यों जिंदा रखा मेरे को। मैं कई बार सीओ साहब को भी बोलता था हमारे को, क्यों मुझे जिंदा रखा, डॉक्टर को बोलता था। उन्होंने बोला बेटे टेंशन मत ले, बोले क्या हुआ था। तो मन में विचार आया कि यार भगवान श्री कृष्ण की बातें आई, रोने से कोई फायदा नहीं है, कि जो भी होगा अच्छा होगा, जो हुआ है वो भी अच्छा है और जो हो रहा है वो भी अच्छा है। तो बस उस भगवान श्री कृष्ण को याद किया और मन में संकल्प लिया, धिक्कार है ऐसे जीवन के ऊपर कि जो सैनिक अपने बीवी बच्चों की रक्षा नहीं कर सकता, देश की खाक रक्षा करेगा। मतलब तो वही संकल्प लेकर के मैंने आगे का जीवन जिया। और जीवन का महत्व यही था, मुझे 6 महीने बाद एक टांगे मिली। 38 kg मेरे अंदर वेट था, 42 kg की मुझे टांगे मिल चुकी। मगर मेरे अंदर एक मन में उत्साह था और वो टांगों को मैंने किसी तरह पहना। पहनने के बाद में 6 महीने बाद इस मातृभूमि, जिसको हम माँ बोलते हैं, इसके ऊपर दोबारा कदम रखा और बचपन की तरह नमन किया इसको। दोबारा से इसको नमन किया और पूरे राष्ट्र के अंदर हम ही इस मातृभूमि को माँ बोलते हैं। और मैंने दिल से बोला कि हे माँ, जैसे तुझे मुझे बचपन में चलना सिखाया है, दोबारा से एक ऐसा आशीर्वाद दे जिससे कि मैं अपना जीवन जी सकूं। और मुझे ऐसा आशीर्वाद मिला, भगवान परशुराम की तरह कदम रुक नहीं रहे हैं, आज मैं आपके सामने हूँ। और ये जो मुझे टांगे मिली है, पहला व्यक्ति हूँ मैं। कभी मेरी गूगल पर डालोगे कहानी नायक दीपचंद यूट्यूब पर, तो इन टांगों के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी। मन में विचार था, वो टांगे जो मुझे मिली थी बड़ी दर्द होता था चलने में, बेल्ट बांधना, ये करना, क्योंकि 38 kg वेट है, 42 kg की टांगे हैं, एक लकड़ी लोहे की चीज बना दी गई थी। बस मन में ये था कि भाई टांगे हैं, मगर मैं संतुष्ट नहीं था उन चीजों से। मेरे मन में चल रहा था, मैंने मन में सोचा कि हाथी अगर टांग कट जाए तो कैसे होगा। तो वैसे मैंने सबको बताया, आजू बाजू में कमांडिंग ऑफिसर तक बात पहुंची। तो उन्होंने बोला भाई फौज में हमारे इन सब लोगों को पता है। बोले यार पागल हो गया, इसको पागल 10 नंबर का फार्म भर दो, हाथी की टांग कट गई, ये था वो था, ऐसे कहानी सुनाता रहता है। एक दिन कमांडिंग ऑफिसर आए तो मैंने उनको भी बताया। उसने बोला ठीक है यार, ऐसा कुछ नहीं होता, बिना बेल्ट के कोई भी चलता नहीं है। मगर एक दिन मैंने क्या किया, ग्राउंड के ऊपर आए, किसी का कोई पॉइंट, मैंने हाथ खड़ा किया, उन्होंने बोला ठीक है, और चलने लगे। मैंने 4 से जंप कर दिया नीचे नंगे पाँव पे, और भावुक हो गया कि कोई भी हाथ नहीं लगाएगा अगर तुम अपने माँ बाप की औलाद हो। मगर सेना में कोई छोड़ता नहीं है। मेरे को उठाया कि बोला यार ये पागल आदमी टाँके टोके खुल जाएंगे, और 4 बिठाया। तो मेरे को बोलते हैं आप ऐसे इमोशनल नहीं कर सकते किसी को भी। तो मैंने बोला मैं इमोशनल नहीं कर रहा हूँ, मैं डुप्लीकेट चीजें मांग रहा हूँ ना। जब मैं नंगे पाँव जमीन पर खड़ा होकर चल सकता हूँ, तो आप मैं जो बोल रहा हूँ वो टांगे क्यों नहीं बना रहे। फिर किसी तरह नीचे वालों को पटाया। उन्होंने बोला भाई क्या कर सकता है। मैंने बोला आप हाँ बोल लेना। तो नीचे वालों से पूछा क्या हो सकता है, बोले सर कर लेते कोशिश। तो जो टांगे पहन रखी मैंने, ये मात्र उस टाइम 5000 रुपये की थी। इसके लिए भी नीचे वालों को बोला कि अगर ये नहीं चलेगा तो तुम लोग पेमेंट करोगे। तो बेचारे वो भी तनख्वाह कम सबकी होती थी, वो डर गए एकदम क्या होगा। तो मैंने बोला विश्वास करो मेरे ऊपर। तो उन्होंने बोला नहीं विश्वास है तुम्हारे ऊपर। तो उनका विश्वास था और ऊपर वाले का आशीर्वाद था, ये टांगे मिली मेरे को। और ये जिस दिन मुझे टांगे मिली उसी दिन मैंने इन टांगों से फुटबॉल खेल के कमांडर साहब को दिखाया। क्योंकि मन में हम लोग है ना छोटी छोटी चीजें लेके बैठ जाते हैं कि मुझे ये होगा तो मैं ये कर लूंगा, मुझे ये होगा तो मैं वो कर लूंगा। मैं एक चीज सोचता हूँ कि भगवान जो भी तुमने छोड़ दिया ना वो तेरा आशीर्वाद है। अगर मेरी आंखें भी चली जाती तो मैं क्या कर लेता। तो मन के हारे हार और मन के जीते जीत होता है। मन में आप ये प्यार का संकल्प लेना चाहिए, नफरत को मिटाने का संकल्प लेना चाहिए। हर दूरियां मिटाओ, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। क्यों जानकर भी अनजान बने बैठे हो, क्यों जानकर भी अनजान बने बैठे हो। एक हो जाओ मेरे देश के प्यारो,
क्यों बेवजह से हिंदू मुसलमान बने बैठे हो, हिंदू मुसलमान बने बैठे हो। दूरियां तभी मिटेगी जब हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे। प्राउड नहीं होना चाहिए किसी चीज के ऊपर। मैं ये कर सकता हूं वो ठीक है, मैं ही ये कर सकता हूं वो प्राउड आ सकता है, नहीं। भगवान सबको एक नजर से देखता है, ये ध्यान रखना। मेरा एक ही लक्ष्य रहता है और एक ही चीज की मुझे आज भी कोई पूछता है मैं आपको किस चीज का गम है, मुझे कोई भी गम नहीं इस चीज के लिए, कसम से बता रहा हूं। मैं सार्थक हूं अपने जीवन में। अगर कोई बोलता है कि भाई खुश नसीब है, मैं खुद खुश नसीब हूं कि भाई जो खुशी मुझे मिली है, मैं वो गाने के माध्यम से बताता हूं कि हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, खुश नसीब है जो जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। जो प्यार इस देश ने हमें दिया है, वो क्यों दिया है? अगर मैं भी एक आम नागरिक होता तो शायद ये प्यार नहीं मिलता। इस मातृभूमि के लिए हमने कुछ किया तब अपने देश ने प्यार दिया है। तो आप ये सोचिए कि जैसे आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को हम नमन करते हैं, उन्होंने 12 साल की उम्र में वनवास में जाकर के राक्षसों का वध किया था, तभी आज उनको नमन करते हैं। उसी तरह अपने जीवन के अंदर भी आप कुछ करके दिखाइए, तभी आपको राष्ट्र नमन करेगा, वरना जीवन आपका सार्थक नहीं हो सकता है। ये वर्दी जो हम लोगों ने पहनी हुई है, 144 करोड़ भारतवासियों का एक हमारे ऊपर बिल्कुल एक आशीर्वाद है। हम लोग हर चीज पा सकते हैं, मगर ये वर्दी के लिए आपको तप करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, वरना हर कोई वर्दी पहन सकता है। चाहे धीरू भाई को, मानी को लगा लो। और ये वर्दी के लिए मैं क्यों बोलता हूँ, वर्दी प्राउडनेस के लिए, आज बहुत सी चीजें करप्ट हो चुकी है, ये आप सबको पता, भले आप मत बोलो, मगर ये हिंदुस्तान की जो वर्दी है आज भी करप्ट नहीं है। जिस दिन ये करप्ट हो जाएगी, जिस दिन इसके ऊपर दाग लग जाएगा, दोबारा से हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े जाएंगे। इसलिए नमन करना है। जिस दिन वो 2 मिनट के लिए बैठ जाएगी ना, यहाँ पर जो अपने आप को फन्ने का समझ रहे हैं ना कि मेरे सारे देश चल रहा है, उसको पता चल जाएगा कि किसके सारे देश चल रहा है। और फिर भी भारतीय सैनिक कभी प्राउड नहीं करते। आज भी हम लोग होली, दिवाली सब कुछ मनाते हैं, नया त्योहार मनाते हैं, मगर हम लोग वहां पर सरहदों के ऊपर लगे रहते हैं। कभी हम नहीं बोलते कि यहाँ बर्फ है, रेतीला है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें राष्ट्र से प्यार है, राष्ट्र भक्ति से प्यार है। हम चाहते हैं कि हमारे भाई, हमारी आवाम वो ठीक ठाक रहे, हम भले ही दुख में रहे, मगर हमारे दुख के कारण कितने हजारों जो हमारे भाई वो तो सुख की जिंदगी जी रहे हैं ना। और आज यहाँ पर क्या हो रहा है मैं कई बार ट्रेन में भी जाता हूँ ना, इतने पढ़े लिखे आदमी अंधभक्त हो सकते हैं कि ये नहीं पता चलता कि जब ट्रेन रुकती है तो भाग के खुद चढ़ते हैं। ये नहीं सोचते चलो यार एक बंदा हैंडीकैप, इसको मौका दे दे। तो मैं बता रहा हूँ ना, मातृभूमि भारत माता की जय बोलने में बहुत अंतर है। ग्राउंड के अंदर हम धारण करना चाहिए चीजों को कि नहीं यार, अगर हमने वर्दी नहीं पहनी तो उन सैनिकों के लिए कुछ न कुछ करें। मतलब वो सैनिक आजू बाजू में रहते हैं। जैसे मैंने जोशी जी को भी बोला कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मगर ग्राउंड में हमारे जैसे जो सैनिक हैं, कभी कभी हम उनको व्हील चेयर दे दें, कोई मोटिवेशन स्कूटर दे दें, ताकि वो अपना जीवन जी सके। अरे आज उल्टा हो रहा है, जितने भी महापुरुषों को लगा लीजिए, भीमराव अम्बेडकर जी को लगा लो आप, उनको कोई घोषणा नहीं दे रहा था, आज पूरा देश उनको पढ़ रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज को लगा लीजिए, महाराणा प्रताप को लगा लीजिए, कितने का आदमी थे महापुरुष जिनको जिंदा जी सम्मान मिला। आज भी सैनिकों को वैसे ही है, आज भी हमारा कोई इंतजार कर रहा होगा कभी ये टपकेगा और कब इसकी मूर्ति बनाएंगे, कब चमेली के फूल चढ़ाएंगे। मैं चाहता हूँ इसको सोच को बदली करिए आप, जो सैनिक आपके पास जिंदा है उनका सम्मान करिए, ताकि उनको लगे कि हाँ हमने कुछ न कुछ किया है। दीजिए, मगर अच्छे काम की तो सामने प्रशंसा करिए, ताकि उनको लगे ना कि हाँ भैया हमारा जन्म हुआ है। मुझे जो दुख की बात बता रहा था, मैं एक ही चीज का दुख है कि मैं भारतीय सेना में पूरा जिस चीज के लिए भर्ती हुआ था वो कर नहीं सका हूँ। बस शाम सवेरे भगवान से यही आराधना करता हूँ कि भगवान पुनर्जन्म भी हो तो इस मातृभूमि में हो और एक सैनिक के रूप में दोबारा सेवा देश को। साथियों, मरना जीना तो ऊपर वाले के हाथ में है, मगर जीवन आपके हाथ में है। मृत्यु और जन्म हमारे हाथ में नहीं है। चाहे झुग्गी झोपड़ी में हुआ हो, चाहे राजा के महल में हुआ हो, मगर कर्म हमारे हाथ में। साक्षात जो भगवान को नहीं मानता हूं, मुझे देख लो, आज कोई दैवी शक्ति जो मुझे चला रही है, मगर कर्म हमारे हाथ में। मैं भी यही चाहता हूं कि भगवान बस निरंतर कर्म कराता जा, फल की चिंता की जरूरत नहीं है। आज भी मेरा हर कदम इस राष्ट्र को समर्पित है। जब तक जिएंगे इस राष्ट्र के लिए जिएंगे। मैं बहुत टाइम ले लिया, मगर मैं 2 बातें और बताता हूँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने इस योग्य समझा एक सैनिक को मौका मिला। मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि जो सबसे हमारा बीच में थे कि भाई आयरन मैन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इंदिरा गांधी थी। लोहे को हम लोग बहुत मजबूत मानते हैं, आप लोगों को भी पता, आप लोगों को यहाँ पर इस बात के अंदर ही रह रहे हो, मगर लोहे से भी कोई मजबूत चीज है, वो है क्या चीज हो सकती है? पानी या आग। आग को लगा लो आप, जो लोहे को पिघला देती है, पिघला देती है, हम कोई भी कार ले लो, मगर उस आग से भी कोई ताकतवर चीज है
वो है पानी, जो आग को भी, इसको लोहे को भी मतलब पूरा आग को ठंडा कर देता है। और पानी से भी कोई ताकतवर चीज है, वो है मनुष्य, जो उस पानी को पी जाता है। और उस मनुष्य से भी कोई ताकतवर चीज है, वो है मृत्यु, जो उस मनुष्य को भी खा जाती है। और उस मनुष्य से खाने के बाद में जो मृत्यु आती है, उस मृत्यु से भी कोई ताकतवर चीज है, वो है हमारी भारतीय सेना और हमारे जैसे सैनिक, जो मृत्यु को मार देके आपके सामने खड़े हुए हैं और भारत माता की जय बोल रहे हैं। तो आज जो साथी, आज ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं, आज मोबाइल रहता है, कभी भी आपको बताता हूँ, कभी भी आपको दिमाग में आता है कि मैं 5 मिनट मोबाइल को देख लूं, साथियों ये गलती मत करो। आज आपका 5 मिनट है, वो आपको 20 साल पीछे धकेल देगा। जब भी आपको कोई वैसे आए मन में कि चलो यार मैं पढ़ाई बाद में कर लेता हूँ, 5-10 मिनट मोबाइल देख लेता हूँ, उस विचार को वहीं बदली कर दो, विपरीत सोचो उसके बारे में कि नहीं, पहले मैं अपना एक काम करूंगा और फिर मोबाइल देखूंगा, फिर आप देखना आने वाले टाइम में कैसे जीवन जिएगा। मैं क्यों ये बातें बोल रहा हूँ, सर तो शिक्षक है, हम 3 आदमी थे जो बिल्कुल मीडियम क्लास में थे, मतलब 100 में से 33 नंबर आने थे, 33 आते थे हमारे को, ना तो 32 आते थे ना 34 आते थे, बस किसी तरह धक्का स्टार्ट से पास हो गए, बस वो चलता रहता था। और उस टाइम इतनी वैल्यू भी नहीं थी पढ़ाई की जितनी हम थे, बस ये था कि पास हो रहे हैं, बस चलते रहते थे। जो हमारे से होशियार थे लड़के वो आगे बैठते थे और हम लोग बीच में आगे घुस जाते थे। फिर नया टीचर आता था, वो ठोकता था, उस टाइम धड़ाधड़। आज तो बच्चों को हाथ नहीं लगा सकता टीचर कोई भी, तो फिर हम पीछे भागते थे। फिर हम लोग, जैसे ये टीचर चला गया, फिर हमारे अंदर शराब जाग जाती थी कि साला हम पहले पीछे क्यों बैठेंगे। 3 आदमी थे हम लोग, फिर बीच में घुस जाते थे। फिर वो टीचर दूसरे का थोड़ी देर बाद निगाह पड़ती थी कि अच्छा फिर तुम बीच में आ गए। उनका तात्पर्य क्या था टीचरों का कि तुम भैया पढ़ाई करो तभी तुम आगे आओ, और हम लोग ऐसी फ्री फंड में आगे आना चाहते थे। मगर जीवन में हर आदमी का एक लक्ष्य लिखा रहता है। हम जब भारतीय सेना में आ गए हैं, तो आज वही टीचर जो डंडा मारते थे और वही जो हमारे सीनियर थे, जो टॉपर थे, आज वो घर पर बैठे हुए हैं और आज हमारे को बुला करके उदाहरण देते हैं। टीचर देख लो, क्लास में भले ही फैल था, मगर आज देश के अंदर फैल नहीं है, देशभक्ति के अंदर फैल नहीं है। तो यहाँ पर बताने का तात्पर्य है कि जिस भी फील्ड में आप जाइए, अपना एक तो ईमानदारी बरतिए। आज हमारे पास में दिमाग में घुस चुका है लाइक कमेंट। बहुत से आदमी मेरे को रिक्वेस्ट करते, सर एक बटन दबा दो ना, मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा हो गया कि साला बाप बरदा रहो माँ बढ़ती रहो, को मतलब हमारे को लाइक कमेंट से मतलब हो गया। हम लोगों ने कभी देखा नहीं था, लड़ाई जब हमने लड़ी ना, कभी भी नहीं देखा था कि भाई कोई मीडिया देखेगी तब हम फायर करेंगे, नहीं, इस राष्ट्र के लिए किया था। वैसे ही आजकल युवाओं को भी यही अनुरोध है, इस लाइक कमेंट का चक्कर छोड़ दो। क्योंकि आज हम लोग देखते हैं चकाचौंध, बस पैसा हमारे ऊपर भरपूर हो गया, यार ये लड़का ने इतना लाइक बना करके वो गाड़ी लिया, वो लिया। कल अगर देश के अंदर लड़ाई लग गई ना बेटा, तो कौन आएगा, वो लाइक कमेंट कोई नहीं आएंगे तुम्हारे। कोई नहीं देखेगा तुम्हें कितना पैसा छोड़ के गए हो, सिर्फ एक देखेगा कि राष्ट्र को कितना समर्पित करके गए हो आप अपने आप को। तो इसलिए जिस भी फील्ड में जाओ आप देश सेवा जरूर करो, बस मेरा यही अनुरोध है। और जाते जाते मैं 2 लाइनें मेरे लिए और मातृभूमि के लिए बोलता हूँ कि चाहे हाथ पांव होना हो, चाहे हाथ पांव होना हो, बच्ची जिंदगी में हौसले काफी है। और हमें हैरत से देखने वालों सुन लो, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, जीवन सुमन दाकर आराधना करेंगे तेरी, जन्म जन्मांतर वंदना करेंगे तेरी। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, हे अभिनंदनीय भारत। जय हिंद, जय भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मैं पुणे से आपके पूरे स्कूल की टीम को और आप सभी गणमान्य व्यक्तियों का हृदय गहराई से अभिनंदन करता हूं और अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। वंदे मातरम। काशी भजन हमारे लिए संबल है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा 2 मिनट के लिए खड़े हो जाए अपने जवानों को और देश के जो जवान हैं सबको रोज प्रतिदिन सादर आमंत्रित करता हूं और रोज चरण स्पर्श करता हूं। पिछले 6 साल से मैं प्रतिदिन, चाहे वो कोरोना का माहौल हो या कुछ भी हो, पर जब तक तिरंगे को सलामी नहीं दूं तब तक मैं घर से निकलता नहीं हूं। घर से निकलने के बाद प्रतिदिन मेरी आदत है कि रोज तिरंगे को सलामी देना। रायपुर रेलवे स्टेशन जाता हूं, उसके बाद ही मैं अपनी दैनिक दिनचर्या प्रारंभ करता हूं। अभी हमारे जवान दीपचंद जी बता रहे थे, तो उसी समय बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक बात आई कि कारगिल के युद्ध में जब पाकिस्तान के साथ यह युद्ध हुआ तो उसके ऊपर मैंने भी अभी बैठे बैठे ही
दो शब्द बनाए। पाकिस्तान उस समय अमेरिका के बलबूते पे था, आज वह चाइना के बलबूते पे है। और आज ही के दिन चाइना के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री की बैठक चल रही है। तब मेरे को यह विचार आया पाकिस्तान के लिए, हे पाकिस्तान, तुमने शीश झुका रखा है चाइना के बलबूते पर, तुमने शीश झुका रखा है चाइना के बलबूते पर, और हम तो जंग लड़ा करते हैं अपने ही बलबूते पर। हम तो जंग लड़ा करते हैं अपने ही बलबूते पर। बेशक तुम परमाणु बमों की खैराती की याद करो, भूले से भी फेंक न देना भारत की चट्टान पर। अब की बार यदि जंग हुआ तो तिरंगा लहरा देंगे पूरे पाकिस्तान पर। यह मैं समर्पित दीपचंद जी को करता हूं। अभी दीपचंद जी ने कहा, मेरा भी यही है, आप सभी लोगों से भी एक अनुरोध, यदि देश को खंड खंड होने से बचाना है तो आप सभी लोग, और मैं तो करता ही हूं, पर आप सब लोग से निवेदन है कि आप किसी जाति धर्म पंथ पे मत जाइए। मैं अपने जीवन में एक ही धर्म मानता हूं और एक ही जाति मानता हूं। राष्ट्र मेरा धर्म है और मानव मेरी जाति है। इससे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। कोई हिंदू नहीं होता, कोई मुसलमान नहीं होता। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, यदि आपको अंग्रेजी में कहा जाए कि मंदिर की स्पेलिंग बताइए तो कितने शब्दों से बनेगी? MAINDIR 6 अंक से, 6 शब्दों से बनेगी। मंदिर 6 शब्दों से बनता है। अंग्रेजी में मस्जिद भी 6 शब्दों से बनता है। चर्च भी आपको 6 शब्दों से बनता है। चाहे वह मंदिर हो, मस्जिद हो या चर्च हो, वह धार्मिक स्थान के सभी अंक बराबर हैं। तो हम में और आप में क्या चीज का फर्क है? और उसके साथ साथ उनके धर्म ग्रंथों को भी देखिए कि मंदिर में हिंदुओं का धर्म ग्रंथ गीता है। गीता 5 अक्षर से बनता है, कुरान 5 अक्षर से बनता है, और चर्च भी 5 अक्षर से बनता है। और यदि हम इस तरह लड़ते रहेंगे तो हमारा देश एक दिन फिर खंड खंड हो जाएगा। और इस 6 में से यदि 5 घटा दिया जाए तो क्या बचता है? 1। गॉड इज वन, एक बनता है, मतलब भगवान सबका एक ही है, सबका खून एक है, सब चीज एक है। तो फिर हमें किस बात पे लड़ाई है? आप लोगों से निवेदन है कि देश को बचाना है तो अपने धर्म भावनाओं से हटकर सारे लोग, यदि आपको जाके देखना हो, मैं तो कभी गया नहीं हूं, पर मेरे विद्यालय के बहुत सारे बच्चे आज भी फोर्स में हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, स्टेट पुलिस में भी हैं। वो फोर्स के बच्चे जब मेरे पास मिलने आते हैं तो यही कहते हैं कि यदि एकता देखनी हो और धर्मनिरपेक्षता देखनी हो तो फौज में जाके देखिए, वहां कोई किसी का नहीं, कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। जब अभी दीपचंद भैया ने भी बताया सर ने, तो इसीलिए ध्यान दीजिए कि देश को खंडित होने से बचाना है तो आप अपने धर्म जाति को भूल के आप एक मानिए कि राष्ट्र ही सबसे बड़ा धर्म है। राष्ट्र से बढ़ के कोई धर्म होता नहीं है। और आपकी जाति मानव है। यदि मानव जाति है तो मानव जाति के रूप में आप काम करते रहिए और मानव जाति का कल्याण कीजिए। आज एक बार और मैं, हमारे दीपचंद जी बैठे हैं, उनके सामने भी कह दूं कि वह पेट्रोल पंप जो है देश के वीर जवानों के नाम पे बनाया गया है, उनका नाम मैंने अमर जवान रखा है। वो अमर जवान नाम रखने के लिए क्या होता है कि ऑयल कंपनियां जो होती है वह 3 नाम का सिलेक्शन करती है और 3 में से एक का सिलेक्शन करती है। तो सबसे पहले मैंने अमर जवान रखा था, फिर तिरंगा फ्यूल्स रखा था और वंदे मातरम फ्यूल्स। तो अमर जवान फ्यूल्स को उन्होंने
रद्द किया और उन्होंने कहा कि तिरंगा और वो दे सकते हैं पर अमर जवान नाम नहीं दे सकते। मैंने उस समय फिर डायरेक्ट पेट्रोलियम मिनिस्टर से फोन किया और पेट्रोलियम मिनिस्टर को मैंने कहा कि यह पेट्रोल पंप जो है मेरे देश के जवानों के लिए खोला जा रहा है। मेरे देश के जो जवान शहीद हो जाते हैं उन्हें ही हम लोग अमर जवान कहते हैं और यह जो अमर जवान उनके सेवा के लिए खोला जा रहा है। जो हमारे देश के जवान शहीद हो चुके हैं या वर्तमान में जो जवान घायल हैं या किसी तरह से कोई शासकीय मदद नहीं मिलती है तो यह उनके लिए खोला गया है। सारी सुविधाएं देने के बाद जो उस पेट्रोल पंप की इनकम होती है वह देश के शहीद जवानों के परिवार के बच्चों की शादी और पढ़ाई में खर्च होती है। और दीपचंद जी के सामने मैं कहूं कि अभी मेरे 3 परिवार शहीद परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चों के पढ़ाई का पूरा खर्च मैं नहीं करता हूं, मेरे देश के वीर जवान करते हैं, मेरे देश के वीर शहीद जवान करते हैं। और ऐसे 3 परिवारों को अभी पढ़ाई की खर्च किए जा रहे हैं। आप ये भी बता दूं कि वर्तमान में जो घायल भी हो उन्हें भी हम लोग देते हैं। और मैं निवेदन करूंगा दीपचंद जी से कि आपके सामने कोई भी कार्य हो पूरे हिंदुस्तान में जहां कहीं भी कोई शहीद हुआ हो या कोई घायल है तो उनके लिए जो भी आप बोलेंगे उस पेट्रोल पंप की आय को वहां खर्च किया जाएगा। क्योंकि घर 1 रुपए जब मुझे लेके जाना नहीं है, उस पंप की इनकम 1 रुपए घर लेके मुझे जाना नहीं है तो आने वाले हर व्यक्ति की पहले सेवा की जाए और उसके बाद जो बचेगा वह देश के जवानों को समर्पित होगा। तो इसीलिए इस पेट्रोल पंप का नाम अमर जवान रखा गया है। और आप सब लोगों से निवेदन है कि आपके देश में के आसपास गांव में आपके शहर में जो भी जवान छुट्टी से आते हैं अपनी ड्यूटी करके फिर जाते हैं। मेरे यहाँ पेट्रोल पंप के आसपास में 3-4 गांव हैं, वहाँ के लड़के जवान में हैं, फोर्स में हैं। वो जब भी आते हैं मैं वहाँ उनको बुला के हमेशा सम्मानित करता हूँ। कुछ मत कीजिए, एक नारियल और एक श्रीफल और एक साल से भी सम्मान कीजिए तो वह देश का जवान जो है अपने आप को गर्व महसूस करेगा कि मैं एक हिंदुस्तान का फौजी हूँ। तो आप सब लोग देश के जवानों का मान सम्मान करिए और देश के जवानों के साथ साथ ये ध्यान रखिए कि जैसे अभी मुझे कहा कि यदि देश के जवान बॉर्डर से हट जाए तो वास्तव में सही बात है। देश के जवान यदि बॉर्डर से हट जाए, सिर्फ 2 मिनट के लिए भी हट जाए उधर से, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। देश के जवान का मतलब सारे जवान आ गए, चाहे राज्य पुलिस के भी जवान क्यों न हो। आपने कभी यदि उनको हड़ताल करते नहीं देखा होगा। यदि पुलिस के जवान और देश के जवान यदि हड़ताल में बैठ जाए तो आप सोच लीजिए कि हिंदुस्तान में गांव गांव में कितना दंगा फसाद हो जाएगा, कितनी लूटपाट हो जाएगी। आंतरिक सुरक्षा और बॉर्डर की सुरक्षा दोनों ही हमारे देश के जवान करते हैं। और जवान जब होता है वह देश का ऑक्सीजन है, जैसे इसने कहा सर ने, वो देश का ऑक्सीजन है कि जवान में वही व्यक्ति भर्ती होता है जो युवा होता है। जो युवा व्यक्ति है वही भर्ती होता है। और युवा का मतलब जो होता है वह युवा को यदि हम उल्टा करें तो उसका होता है मतलब वायु। वायु मतलब हवा। आज हम सब बैठे हैं, यदि हवा न चले तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं? उसी तरह देश का जवान यदि न रहे तो हम जिंदा नहीं रख सकते। और आज हमारे देश में 65% युवा वर्ग है। यहाँ जितने युवा वर्ग बैठे होंगे, स्कूलों में पढ़ रहे होंगे, अपने दिमाग से नेगेटिव चीजें हटाइए, नई शब्द को हटा दीजिए। अपनी जिंदगी में नो शब्द डिक्शनरी में होना नहीं चाहिए। क्योंकि इंसान एक ऐसा है कि दुनिया में वो जो चाहे कर सकता है। दुनिया की हर चीज इंसान पा सकता है। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि देश के लिए, राष्ट्र के लिए, और आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आपके आसपास परिवार के शहीद के परिवार हों। यदि ऐसा कोई व्यक्ति हो, शहीद जवान या कोई और जवान, उनको मदद की जरूरत है, आप बेहिचक ले आइए। हम उनकी पूरी अमर जवान पंप से, उन्हीं के नाम का पंप है और ये पंप उन्हीं से नाम से चलेगा।
और उन्हीं के लिए है। तो आप सब लोग एक बार फिर से जोरदार देश का नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश भैया।